झारखंड एसएससी सीजीएल, जिसमें उपन्यास के रूप में दिया है, कहानी के रूप में दिया है, अलग अलग तरह से हिंदी के जो पेपर 2 है उसमें दिया है, जिसमें एक गोदान है जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। उसी का परिचय हम लोग देख लेंगे। हम एक जितने भी इसका पॉइंट होंगे हमने उसको हाईलाइट कर दिया है और सारा उपन्यास को हम लोग पढ़ लेते हैं। हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, आप केवल ध्यान से सुनिएगा, आपको सारा उपन्यास अच्छे तरह से समझ में आ जाएंगे और अच्छा लगेंगे देखने में भी। आप केवल ध्यान से सुनिएगा, हम पढ़ रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास जो है उसका मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान उपन्यास होरी और धनिया नामक एक कृषक के दंपति जीवन के दर्द इर्द गिर्द घूमता है। होरी और धनिया है जो कि कृषक हैं, कृषि पर निर्भर हैं। किसी भी ग्रामीण की भांति होरी भी एक हार्दिक अभिलाषा है कि उसके पास भी एक पालतू गाय हो। कोई भी चाहता हो कि उसके पास गाय हो, कृषक जिसकी वह सेवा करे। वस्तुतः इस उपन्यास के केंद्र में गाय की लालसा है, गाय की लालसा है इस केंद्र में, ठीक है। इस दिशा में होरी द्वारा प्रारंभ किए गए प्रयासों से आरंभ होकर यह कहानी अनेक सामाजिक कुरीतियों पर कुठाराघात करती हुई आगे बढ़ती है। गोदान जमींदार और स्थानीय साहूकारों के हाथों गरीब किसानों का शोषण और उनके अत्याचारों का सजीव व्याख्या करता है। पहले भी होता था, जो किसान की शोषण होता था, उसी प्रकार से इसका व्याख्या की गई है। वास्तव में गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। जो मेन पॉइंट है हमने उसको हाईलाइट कर दिया है, आप लास्ट में इसको लिख भी सकते हैं, पहले एक बार सुन लीजिए। गोदान महाकाव्य को किसान जीवन को समस्याओं, दुखों और त्रासदियों पर लिखा गया महाकाव्य कहा जाता है। इसमें गांव और शहर के आपसी द्वंद्व, भारतीय ग्रामीण जीवन के दुखों, गांव के बदलते टूटते बिखरते यथार्थ तथा जमींदारों के जंजाल से आतंकित किसानों की पीड़ा का मार्मिक चित्रण है, शोषण के बारे में है। यह उपन्यास होरी के नायकत्व को केंद्र में रखकर रचा गया है। इसको जो नायक है वो होरी है। होरी कोई धरोदात नामक नहीं है, नहीं उसके चरित्र की महानता और नहीं चमत्कार है। यह एक साधारण सा पात्र है तथा साधारण से किसान का प्रतिनिधित्व करता है और धूप और संघर्षों से सांवली और सूखी पड़ गई उसकी त्वचा, चिपका हुआ मुँह, धंसी हुई निस्तेज आँखें और कम उम्र में ही संघर्षों का मारा बूढ़ा हुआ मुख होरी इस बिंब से किसी भी भारतीय किसान का चेहरा बरबस सामने आ जाता है। कोई भी किसान इसी तरह से चेहरा रहता है, इसलिए उसको सामने आ जाता है। संपूर्ण गोदान में किसानों को खून चूसने वाली महाजनी सभ्यता का क्रूर शोषण चक्र दिखाई देता है। इस चक्र में फंसा हुआ होरी तथा उस जैसे असंख्य गुमनाम किसान साधन विहीन है। व्यवस्था के शोषण के शिकार ये किसान अपमान और पीड़ा से भारी जिंदगी को मर मर कर जीते हैं। शोषण और सताश्रय को चुपचाप सहते जाने की इस लंबी परंपरा को होरी न तो उलटता है और न ही पलटता है, केवल बर्दाश्त करता है, वो केवल सहता है। उसका यह मानना है कि जिन तलबों के नीचे गर्दन दबा हो उसको सहलाने में ही कुशलता है, उनका यही मानना है। यह उपन्यास जमींदार, अफसर, पटवारी, साहूकार और पुरोहित का आतंक में फंसे हुई होरी के लालची मार्मिक चित्रण है। इस कहानी में होरी एक गरीब और शोषित भारतीय किसान की भांति है। यह गरीब की मार, बंटवारे का दर्द, कर्ज की मार, बैलों की जोड़ी बिक जाने या मर जाने का सदमा, आधा खेत तथा साझे खेती, अपमान और अपने खेतों की नीलामी के दंश सहता हुआ अंत मजदूरी करने के बाद हो जाता है। सब चीज़ बिक जाने के बाद लास्ट में वो मजदूरी पर आ जाता है। प्रेमचंद जी ने होरी के चरित्र में विद्रोह तथा क्रांति की इच्छा न दिखाकर एक आम नागरिक किसान की भांति दिखाया है। लेखक का यथार्थवादी नजरिया दिखाया, किसान का भांति दिखाया नजरिया जो जिसके चलते होरी को महान क्रांतिकारी नायक न दिखाकर या शोषण करने वाले का हृदय परिवर्तन न दिखाकर कथा का दुखांत रूप दिखाया गया है या दिया गया है। इस शिल्प का अपनाकार लेखक ने पाठक पर गहरा प्रभाव छोड़ने का प्रयास किया है तथा कथा के यथार्थ के निकटतम बनाए रखा है। निष्कर्षतः गोदान अनंतर दो समस्याओं का संघर्ष है। एक तो किसान सभ्यता है जिसका प्रतिनिधित्व होरी करता है, जबकि दूसरा महाजनी सभ्यता है। महाजनी सभ्यता सामंती सभ्यता से महाजनी सभ्यता के इस बदलाव का आखिरकार होरी पराजित होता है। मुंशी प्रेमचंद जी के परतंत्र भारत की जिन समस्याओं को उठाया था
वे स्वतंत्र भारत में जस के तस मौजूद है। इतिहास वर्तमान से ज्यों का त्यों चिपका हुआ है। सवाल यह उठता है कि 21वीं सदी में भी होरी को ही ऐसे क्यों आत्महत्या करने पर मजबूर किया जाता है, पूंजीपति ही क्यों नहीं। गोदान के मुख्य चरित्र कौन है? गोदान के प्रमुख चरित्र में होरी है, मेहता है, राय साहब है, गोबर है, धनिया है जो कि होरी का वाइफ है धनिया, और मालती है। आगे सबका अलग अलग चरित्र चित्रण देख लेते हैं। हम लोगों ने होरी का देखा है। होरी जो है गोदान का प्रधान पात्र होरी अवध प्रांत में, देखिएगा अवध प्रांत में 1 ग्राम बेलारी के 5 बीघे का कृषक है। प्रेमचंद जी ने होरी के रूप में एक अमर पात्र की सृष्टि की है और भारतीय कृषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। होरी के चरित्र में उपलब्ध 2 गुण, उसकी शाश्वत गरीबी और परिश्रम करने की दृढ़ इच्छा की शक्ति, वास्तव में प्रेमचंद ने अपने व्यक्तित्व से मेल खाते हैं। इसी प्रकार प्रोफेसर मेहता हैं के माध्यम से प्रेमचंद ने अपने विचारों को इस उपन्यास को अभिव्यक्त किया है। होरी को अपने जीवन में प्राय उन्हीं समस्या को सूझना पड़ता है एक समान भारतीय कृषक जीवन में रहती है। जो सामान्य कृषक के जीवन में रहता है वही होरी के जीवन में है। होरी राय साहब को आसानी से कर्जदार, जो राय साहब होते हैं जो पैसा वैसा देता है, भाग्यवादी है। गोबर से वह यही कहता है कि हमें परमात्मा ने गरीब बनाया है। होरी निहायत ईमानदार, परोपकारी और सीधा साधा कृषक है, किंतु उसमें भी वे दुर्गुण है। कोई दुर्गुण है, क्या दुर्गुण है? जो एक समान कृषक होते हैं वो पक्का स्वार्थी है, ठीक है। बाँसें बेचते समय कुछ पैसे के लिए अपने भाई का हिस्सा मारने के हेतु वनशोर से सौदा करता है। अन्य किसानों की बात वह भी रुई के बिनौली मिला देता है, सन को गीला कर देता है तथा घर में कुछ रुपए होते हुए भी रुपए न होने के बाद का झूठ बोलता है। होरी धर्म, भीरुता, भाग्य वैधता और व्यवहार कुशलता एक साधारण कृषक जैसा है। आर्थिक अभाव के ग्रस्त होरी कर्ज और ऋणग्रस्तता के बोझ में दबा हुआ है और शोषण का शिकार है। होरी जानता है कि किसानी से पेट नहीं भरता है, किंतु किसानी छोड़कर मजदूरी करने से उसकी प्रतिष्ठा पे ठेस अपने खेत खलियान और घर द्वार से उसे लगाव है। वह मानवीय गुणों से संपन्न है। नीचे ही होरी प्रेमचंद की अमर सृष्टि है और जब तक प्रेमचंद का नाम रहेगा तब तक होरी का भी स्मरण करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही लिखा है। इसीलिए आगे देख लेते हैं मेहता साहब। होरी का हम लोगों ने देख लिया। होरी एक किसान है जो कि बहुत ही गरीब है। वो मजदूरी नहीं करना चाहता है क्योंकि कहता है कि हमें प्रतिष्ठा पर आ जाएगी। अब ये मेहता साहब है जो कि प्रोफेसर है, उनके बारे में देखेंगे। प्रोफेसर मेहता गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। वे दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं तथा राय साहब अमरपाल सिंह के मित्रों में से एक हैं। राय साहब अमरपाल सिंह, इसका भी आएगा आगे। मेहता जी अविवाहित थे और उनकी शादीशुदा नहीं है तथा बुद्धिजीवी वर्गों के पात्र हैं। आलोचकों ने उनमें स्वयं प्रेमचंद के व्यक्तित्व की झलक पाई है। वास्तव में वे प्रेमचंद के विचार का वाहक है। गोदान के प्रेमचंद जिन विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं उन्हें मेहता जी के माध्यम से व्यक्त किया गया है। उपन्यास की यही उपयोगिता है कि मेहता जी का चरित्र राय साहब के चरित्र से ठीक विपरीत है। राय साहब से ठीक विपरीत है मेहता जी का चरित्र, क्योंकि राय साहब जहाँ कहते हैं कुछ है वहीं करते हैं कुछ, मतलब कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। राय साहब किंतु मेहता जी के कथनी और करनी एक रूपता विश्वास करते हैं। कथनी और करनी में एक रूपता के समर्थक मेहता चाहते हैं कि व्यक्ति को कायर और धूर्त नहीं होना चाहिए। वे मानते हैं कि बुद्धि हमेशा राज करती है और राज करती ही रहेगी। मेहता बुद्धिजीवी वर्ग के ऐसे चरित्र हैं जो शोषण का विरोध करते हैं किंतु साम्यवाद के समर्थक नहीं है। उनकी मान्यता है कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें रहना भी चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति का सर्वनाश करेगा या करना होगा। मेहता जी आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं तथा अथक परिश्रमी हैं। प्रेमचंद के शब्दों में वे आधी रात को सोते थे और घड़ी रात रहे उठ जाते थे, मतलब सवेरे उठ जाते थे। कैसा भी काम हो वे समय निकाल नहीं लेते थे। विदार और सहृदय व्यक्ति थे। कई विद्यार्थी उन्हें पैसा से शिक्षा पाते थे। वे समाज कल्याण के लिए तत्पर रहने वाले सेवाभावी व्यक्ति थे। प्रेमचंद जी ने अपने प्रत्येक उपन्यास में एक पात्र आदर्शवादी सृजित किया है। गोदान में प्रोफेसर मेहता आदर्शवादी चरित्र हैं। वे बुद्धिजीवी वर्ग के पात्र हैं और अतः प्रत्येक विषय पर उनकी अपनी धारणा एवं चिंतन पति है। नारी के विषय में उनके विचार परंपरावादी ही कहे जाएंगे। आगे राय साहब जो कि अमरपाल सिंह हैं वो देख लेते हैं। गोदान ये जो हैं ये जो कि मित्र थे मेहता साहब के वे हैं।
गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्रों में राय साहब और पाल सिंह के चरित्र भी अपनी विशेषताओं के कारण वक्त चरित्र का उदाहरण बन गया है। वे भी अवध प्रांत के एक जमींदार हैं। वो कृषक था और ये जमींदार है। होरी जो थे वो कृषक थे अवध प्रांत के हैं और ये एक जमींदार है। और उनमें से वे सभी विशेषताएं और गुण सब विद्यमान है जो एक तत्कालीन जमींदारों को कमोवेश दिखाई पड़ते हैं। वे इस प्रकार के जमींदार वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्ग चरित्र के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं। राय साहब सेमरी गांव के रहने वाले। वे काउंसिल के मेंबर, समाज चतुर व्यक्ति और अच्छे वक्ता हैं। राष्ट्रवादियों से भी संपर्क रखते हैं और अंग्रेज हुकामों एवं अफसरों से को भी डालियाँ भिजवाते हैं। राय साहब को अच्छी तरह से पता है कि जमींदार प्रथा अब अधिक दिनों तक नहीं चलेगी। राय साहब कृषकों के शुभेच्छुक हैं किंतु परिस्थितियों को विवश होकर प्रेमचंद जी ने राय साहब को रंगा सियार कहा है। अर्थात वे देखने में अन्य जमींदारों से अलग लगते हैं लेकिन वास्तव में उतना ही क्रूर, निर्दयी और स्वार्थी जिम्मेदार हैं जितने अन्य जिम्मेदार होते हैं। उनकी कथनी और करने में एकरूपता नहीं होती। वे बातें तो बड़ी और ऊंचे करते हैं किंतु किसानों के शोषण के किसानों के शोषण का पीछा नहीं छोड़ते। किंतु किसानों के शोषण के पीछे नहीं रहते हैं जो अन्य जमींदार होते हैं। लेकिन ये राय साहब वो बहुत ही पीछे पड़े रहते हैं। मेहता जी की उनके पोल खोलते हुए कहते हैं, आपकी ज़बान में तो जितनी बुद्धि है काश उतनी आपकी आधी भी मस्तिष्क में होती। खेद यही है कि सब कुछ समझते हुए भी आप अपने विचारों को व्यवहार में नहीं लाते हैं। राय साहब के चरित्रांकन द्वारा मुंशी प्रेमचंद ने सामंती व्यवस्था को जर्जर होते रूप को प्रस्तुत किया है। राय साहब बदलते युग के जमींदार हैं। वे विचार से प्रगतिशील किंतु कार्य से प्रतिक्रियावादी हैं। आगे देख लेंगे। जो गोबर है वो उसका पुत्र है धनिया। गोबर जो है वो होरी का पुत्र है। प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान का नायक होरी का पुत्र गोबर है। नई पीढ़ी का ऐसे किसान है जिसका प्रगतिशील का चेतना है। उनके विचार अपने पिता के विचारों से मेल नहीं खाते। अच्छा नहीं लगता है कि वो होरी जमींदार राय साहब की खुशामद करे, बार बार उनके पास क्यों जाता है। वो अपने पिता होरी के विषय में अपना विरोध व्यक्त करता हुआ कहता है कि तुम रोज़ मालिकों को खुशामद करने क्यों जाते हो। बाकी न चुपके तो प्यादा आकर गलतियाँ सुनाता है, बेगार देनी ही पड़ती है। नजराना सभी को हमसे भराया जाता है, फिर किसी को क्यों सलामी करूं। गोबर यह जानता है कि जमींदार उसके शोषक हैं किंतु होरी अपने जिम्मेदारों के राय साहब औरों की तुलना अच्छा समझता है। होरी जाऊँ के धर्मात्मा पुण्यात्मा मानता है क्योंकि 4-4 घंटों तक पूजा करते हैं और वही गोबर इसे धूर्ता मानता है। गोबर होरी की भांति सीधा साधा और दब्बू नहीं है। अपितु अपने भीतर विद्रोह ऐसा मान सकता है कि राय साहब को कैसा मानता था होरी, तो धर्मात्मा पुण्यात्मा मानता था लेकिन गोबर उसको दुरात्मा मानता था। मिटाने के बाद सोचता है खेती भी उसको पैसा मुँह नहीं जैसा होरी का है। परिश्रमी है, पैसा कमाने के लिए गाँव छोड़कर शहर जाता है। गोबर को जमींदारों का सुख भोग अच्छा नहीं लगता। वह होरी की तरफ से ये मानने को तैयार नहीं कि वो पुण्य का फल भोग रहे हैं। वो जानता है कि गोबर का खून चूस कर ये लोग मज़े से सुख भोग रहे हैं। गोबर को यही होरी का धर्मात्मा भी अच्छा नहीं लगता। होरी जब भोला को मुफ्त में भूसा देने की बात करता है तो गोबर इसे पसंद नहीं करता किंतु पिता का विरोध नहीं करता। गोबर एक निर्भीक चरित्र वाला युवक है, निर्भीक, किसी का भय नहीं है। वो नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाला ऐसा युवक जो अन्याय और अत्याचार के प्रतिरोध में तत्पर रहता है। आगे आ जाते हैं धनिया, जो कि उसकी गोबर की माँ और उसका पत्नी है। धनिया गोदान के उपन्यास की नायिका कही जा सकती है क्योंकि कथा में केंद्र में सदैव रहती है। अपने उपन्यासों को प्रथम पृष्ठ से लेकर अंतिम पृष्ठों तक उपस्थिति है। धनिया इस उपन्यास के नायक होरी की पत्नी और कृषक स्त्री के रूप में संपूर्ण वेदना को भोगती झेलती, जो अभिशप्त समाज के शोषण के कारण किसान के परिवार अनिवार्यता सहनी पड़ती है।
धनिया का चरित्र भारतीय ग्रामीण नारी का प्रतिनिधित्व करता है। जीवन भर निरंतरता की चक्की में पीसने वाली धनिया की संघर्ष क्षमता निश्चय ही अद्वितीय है। शोषण के आबाद चक्र में पिसता हुआ होरी धनिया के बिना अधूरा नहीं है। धनिया के बाह्य व्यक्तित्व में इस्पात जैसी कठोरता है, किंतु उसका अंतर्मन करुणा ममत्व से भरा हुआ है। होरी और धनिया के जीवन प्रेमचंद को आपस में ऐसा एकाकार कर दिया जिसे हम एक दूसरे से अलग करने नहीं देख सकते हैं। जीवन संघर्ष को निरंतर झेलने वाली धनिया 36 वर्ष की अवस्था में कैसी हो गई इसका चित्र।